अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। वी हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। 3.94% जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ द नंबर जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रवा माली साल के अख्ताम पर। दैट्स अगेन अ सरप्राइज़। बहुत सारे हलकों में ये सरप्राइज़ के तौर पर आया, लेकिन हम ये देख रहे थे कि बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट्स के एनालिस्ट 3 से 4 महीने पहले भी लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा देख के ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हम जीडीपी फोरकास्ट को बीट कर देंगे। सो ऑल विद ड्यू रिस्पेक्ट, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और दूसरे बैनुल अक़वामी इदारे आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट को 1 से 1.5% एट मैक्स बता रहे थे, जबकि लोकल इंस्टीट्यूशंस आर वर अगेन बुलिश कि यहाँ पे आप 3% से भी क्रॉस कर सकते हैं। बट नाउ वी हैव गॉट द कंफर्मेशन। अगर आप लेटेस्ट हमारी स्क्रीन पे ट्वीट्स देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और लेटेस्ट स्टैट्स देखें तो दिस इज द कंफर्मेशन। FY21 जो ग्रोथ है वो 3.94% एक्सपेक्टेड है। पोस्ट कोविड रिकवरी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि समर से अब तक अगर ओवरऑल 9 मंथ का करंट अकाउंट भी देखा जाए तो वो सरप्लस में रहा है, जो कि पहली बार हुआ है 17 सालों में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। तो जो रिबाउंड आ रहा है दैट इज सॉलिड, इट इज़ बैक्ड बाय द नंबर्स, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व भी बैक कर रहे हैं, करंट अकाउंट का भी सरप्लस आपको बैक कर रहा है और ओवरऑल आपको मोमेंटम नज़र आ रहा है लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के डेटा में। अगर मजीद इसकी तफसीलात जाने, अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है इसके अंदर। अगर आप ये देखें 2 ट्रिलियन रुपीज़ का स्टिमुलस जो कि अनाउंस किया गया, तो 2 ट्रिलियन रुपीज़ इज़ द नंबर, जो कि तकरीबन लगभग 5% जीडीपी का बनता है। एक बहुत ही अहम टाइम के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिस्काउंट रेट को कम करके, उसके अलावा दूसरे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको कर्जे देके, ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है उसको सपोर्ट करके और जो टर्फ फाइनेंसिंग लेकर आए, टेम्प्रेरी इकोनॉमिक रिलीफ उसको लॉन्च करके, ये 4-5 अहम इकदाम किए। अगर आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करें कि अगर इकोनॉमी के अंदर 5% जीडीपी का डाल दिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से, तो जीडीपी को ग्रो होना था 5% या इसके अराउंड दैट नंबर। सो दैट्स अ बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो पिछले साल में सबसे कम डेट एक्यूमुलेट किया है पाकिस्तान ने। अगर आप इसका मवाजना करें रीजन के दूसरे ममालिक से, डेवलप्ड कंट्रीज से, डेवलपिंग कंट्रीज से, बांग्लादेश से और लो इनकम कंट्रीज़ के एवरेज से, तो पाकिस्तान ने सबसे कम डेट एक्यूमुलेट किया है। सो ऑल्दो हम जब भी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता है, लेकिन व्हेन यू डू द ग्लोबल एनालिसिस ऑफ द डेट एक्यूमुलेशन ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, तो आपको ये देखेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा डेट रिटायर किया है। तो दीज आर द की नंबर जो हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। मैं अपने राइट्स तारुफ करना चाहूँगा। शारिक वोरा साहब जो कि प्रेसिडेंट है किसी सीआई के, बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं बिजनेस एक्टिविटी पे, खरी खरी आपको एनालिसिस देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। वालेकुम सलाम सर। देन वी हैव विद अस इंजीनियर M.A. जब्बार साहब जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, एनर्जी रिफॉर्म्स के अंदर। ही प्रोवाइड्स अस वेरी गुड इंसाइट्स ऑन दीज की सेक्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस नन अदर देन ज़िशान मर्चेंट साहब जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, खासतौर पर टैक्सेशन के उमूर पर गहरी महारत रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले स्टार्ट करें शाहिद साहब, आपका क्या फीडबैक है ऑन दीज नंबर्स? ऑल दिस न्यूज़ इज़ अ ग्रेट न्यूज़ और पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं कि जहाँ पर इकॉनमी रिलेटेड सारे जो इंडिकेटर्स हों वो एक वक्त में पॉजिटिव हों। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान के फ्यूचर और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो नंबर्स आर ग्रेट। आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि डेफिनेटली उसमें बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन वो मोर और लेस उतना ही बढ़ेगी जितनी कि वो लास्ट ईयर थी। सही है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस करंट अकाउंट डेफिसिट को, जो कि एक अचीवमेंट है, ऑल्दो के इतना बड़ा कोविड का जो खौफ था, इतना बड़ा एक पेंडेमिक पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में, उसके असरात पाकिस्तान में भी आए, लेकिन हमने फिर भी उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले साल में इस करंट अकाउंट डेफिसिट को सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरत है कि आपकी एक्सपोर्ट की जो बास्केट है वो अदर देन दीज 5 बढ़नी चाहिए, और वो डाइवर्सिफिकेशन अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले साल में जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि 5% या 6% तक भी आपकी जीडीपी इंशाल्लाह टच करेगी, तो आई थिंक दैट इज़ डूएबल। ठीक है, ठीक है। जब्बार साहब, व्हाट्स योर फीडबैक, क्विकली बताइएगा। देखिए, बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो भी एक डिस्कशन नज़र आ रही है उसमें कोई भी ये नहीं कह रहा है कि
ग्रोथ नहीं होगी। सही है। अगर कोई बातें चल रही हैं तो 3 से लेकर 3.59 की चल रही हैं, तो इट मीन्स अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको एक समअप करें तो मुझे याद आता है कि 2000 में जब रीबेसिंग हुई थी उस वक्त हमने जीडीपी को 8% जो है वो ऊपर लिया था। जब उसके बाद नेक्स्ट रीबेसिंग आई थी 2006 में तो 22% लेकर गए थे। ठीक है। अभी वेरी रिसेंटली आई पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ एफपीसीआई, फिर एक रीबेसिंग जो है वो 2015 के हवाले से हुई है। तो वेरी इंटरेस्टिंगली मेरा ख्याल है कि विदाउट गोइंग इनटू मच ऑफ द डिटेल्स 37% चीज़ें जो उस ज़माने में फॉर एग्ज़ाम्पल आनी चाहिए थी उनकी एक क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ देयर एक्टिविटीज़ वो बढ़ चुकी हैं। ठीक है। और दे वर नेवर कैप्चर्ड अर्लियर। मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो अगर कैप्चर होंगी, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, 2000 में और 2006 में 2-3 माल जो है वो आप भी गिनते रहते थे। लोग कराची से लेकर लाहौर या इस्लामाबाद किसी माल को देखने जाते थे। आज माल की तादाद कितनी है? आप देखें कि सर्विस सेक्टर में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो बढ़ चुकी हैं। तो अगर ये कैप्चर होते हैं तो आपका जीडीपी का नंबर जो है वो खुद ब खुद 54-55 ट्रिलियन पे जा सकता है। अब हम वापस आ जाएं कि इसमें आखिर कौन सी ऐसी मुस्बत चीज़ें हैं जिस पे हम क्लेम करें कि दिस में क्रॉस बियॉन्ड 3%। देखिए 17%, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंपोर्ट की भी एक कलीदी जो है पोजीशन होती है। इवन एक्सपोर्ट्स में आई डोंट वांट टू गो अगेन इनटू डिटेल, देयर इज सब्सटेंशियल अमाउंट विच इज़ द इम्पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसी के बेस पे एक्सपोर्ट होती है। 17% आपका अगर वहाँ पे जैकअप आ जाए, और अप्रैल की जो एलएसएम की फिगर है दैट इज़ रियली सरप्राइजिंगली वेरी गुड, 22% यू सी ग्रोथ। उससे पहले ये तकरीबन 8.39 उस पर चलती रही है। अब हम आ जाएं कि दूसरी यानी स्मॉल इंडस्ट्री जिसको हम एसएमई में कैटेगराइज करते हैं। ये बहुत बड़े जो दो सेक्टर्स हैं इन्हीं को मैं लेके जाना चाहूँगा शान साहब के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर डॉक्यूमेंट हो रहा है। सो वो पोर्शन जीडीपी में था ही नहीं क्वांटम, जो अगर आना शुरू होगा तो देन अगेन वी कैन सी अ ह्यूज पोटेंशियल कि वो भी एक हम देखेंगे कि एक्सोजिनस पॉजिटिव शॉक पड़ेगा जीडीपी ग्रोथ रेट पे। व्हाट्स योर टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरऑल यस, very good numbers being projected, very good numbers, very good facts and figures आ रही हैं, चाहे LSM हो चाहे एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी। इस दफ़ा मैं नंबर्स जो सुन रहे हैं हम के अच्छे, एक्सेप्ट फॉर कॉटन, ऑल बम्पर क्रॉप्स आर एक्सपेक्टेड एंड देयर आर क्लियर इंडिकेशंस दैट हम ये उसको अचीव कर लेंगे। वहाँ पे भी ग्रोथ नजर। हमारा सर्विसेज सेक्टर हमेशा बाउंस करता है और हमेशा इस वक्त मेजर जो आपको ड्राइव कर रहा है वो सर्विसेज सेक्टर कर रहा है। जो बात आप कर रहे हैं अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर वर्सेस डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर तो अगर आप मुआवजा करें तो हम 1:4 पे चल रहे हैं, पैरेलल वर्सेस अनपैरेलल इकोनॉमी। इस वक्त जो सबसे बड़ी व्हाट इज डॉक्यूमेंटेड इज जस्ट 25% ऑफ द, आपको मेरे ख्याल से शारिक साहब इसको वाउच करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर पाकिस्तान को, और ये आज से नहीं, ये कई साल से हम ये बात करते रहे कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर वर्सेस अनडॉक्यूमेंट। क्यों ये टैक्स रेट्स ज़्यादा हैं? क्योंकि एक बड़ा मुख्तसर तबका है जो टैक्स देता है, जिसको हम कहते हैं कि जो रिटर्न फाइलर्स हैं, और उसकी वजह से बोझ इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में सबके ऊपर लगता है। तो गरीब अमीर का वहाँ पे डिफरेंस ख़त्म हो जाता है चूँकि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे चले जाते हैं। तो जब ये अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में जब आएगा तो यकीनन आपकी जो इकोनॉमी का साइज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। आपको एक एग्जांपल, मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम आज तक डीसी रेट्स को चेंज नहीं कर पाए, जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के रेट्स हैं। एफबीआर ने कई दफ़ा अपने एफबीआर की वैल्यूएशन रेट्स को चेंज किया। आज 3 किस्म के रेट्स हैं, एक डीसी रेट है, एक एफबीआर रेट है और एक मार्केट रेट है। और इन तीनों में बहुत फ़र्क है, माँ सिवाय सर्टन एरियाज के उसमें बहुत फ़र्क है। तो अगर इफ आप एक काम सिर्फ एक सौ गवर्नमेंट ये कर ले, एक प्रोविजन, हम हर साल मैं ये कहता हूँ, बजट से पहले भी कहता हूँ, ड्यूरिंग द ईयर भी हम प्रोग्राम से बहुत दफ़ा कहते हैं कि अगर आज आप एक स्टेप ये ले लीजिए कि जितने भी डिक्लेयर्ड वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डीसी रेट पे डिक्लेयर है, वन टाइम कन्वर्जन आप अलाउ कर दीजिए कि उसको आप मार्केट वैल्यू पे कन्वर्ट कर दें, पाकिस्तान की बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी हो जाएगी। आपकी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंट होने पे मजबूर हो जाएगी। उसकी वजह ये है, कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि सारा का सारा जो करप्शन का पैसा है इसी जगह पे आके पार्क होता है।
सबसे बड़ी कबाहत ही यही है। सही। और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट यकीनन है लोगों के। देखिए, अगर आप जब इसको मार्केट और कॉस्ट को बराबर कर देंगे तो आप उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें मार्जिन खत्म हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यूज पे होंगी ना, मार्केट वैल्यूज पे, तो लोग पैसे को छुपा नहीं सकेंगे। वो पैसा कहीं ना कहीं लाजमी तौर पे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। इसकी एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, जब आप इंटरेस्ट रेट को कम रखते हैं तो आपकी जब इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट मैच कर रहा होता है तो लोग रेंट सीकिंग नहीं करते, और जब रेंट सीकिंग नहीं होती तो वो पैसा ऑटोमेटिकली बिजनेस में जाता है, और जब वो बिजनेस में जाता है तो ना सिर्फ वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है बल्कि वो कहीं ना कहीं काम में आता है। बहुत ही इनसाइट्स दी। यही इस पे थोड़ा सा और रोशनी डालिएगा। ये जो एक तो रियल एस्टेट पे एक बड़ा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी काफ़ी पुश किया है रियल एस्टेट में। पहले तो कोशिश की कि डॉक्यूमेंटेशन में लेकर आएँ, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में वो पैसा आके लगे, बिकॉज रियल एस्टेट इज अगेन ड्राइविंग द ओवरऑल जीडीपी सेक्टर। क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे काफ़ी बैंक किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर if we are to achieve 5 to 7%, so construction and allied industry is what they are concentrated. How do you look at his strategy? जीशान ने जो पॉइंट आउट किया, दो तीन चीज़ें जो की वो इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक है, और जैसा आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ड्राइव मिलेगी तो उसके ज़रिए से जो 80-85 मैन्युफैक्चरिंग स्कोप जो है वो बड़ा हो जाता है। देखिए, ये डिस्कशन तो आपने भी कई दफ़ा की, हमने भी कई दफ़ा की, और डेफिनेटली दिस इज़ एन ओपन फैक्ट कि आप अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्टिमुलस देते हैं, अब चाहे उसको आप डॉक्यूमेंट करके दें, एमनेस्टी करके दें, ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं पाकिस्तान में। पिछले 25-30 साल में 25-30 दफ़ा बार बार एमनेस्टी दे दे के हमने FATF में अपने आप को नुकसान पहुंचाया। प्लस परसेप्शन ऑफ द कंट्री जो है वो डिटेरियोरेट, वो डैमेज होता है। तो अब जिस चीज़ की ज़रूरत है, नेक्स्ट स्टेप जो मैं समझता हूँ कि वो ये होना चाहिए कि अब आप इंडस्ट्री को एमनेस्टी दें। आप ये कहें कि जो आदमी कारखाना लगाएगा, 100 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देगा, उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा। ज़रूरत इस बात की है इस वक्त कि वो इकोनॉमी डिस्कस की जाए जो हैव नॉट्स की। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। ये हैव नॉट्स की इकोनॉमी को डिस्कशन करना चाहिए। देखें, घर बंगला को डॉक्यूमेंट कर लेने से पाकिस्तान में 3 से 4% वो लोग हैं जिनको हैव्स क्या मतलब कहते पैसा हैं। दिखा के बैंक रखने पे भी तो एमनेस्टी है, लेकिन कारोबार बनाने पे और एम्प्लॉयमेंट देने पे एमनेस्टी नहीं है। तो माय पॉइंट इज़ कि आप अगर लोगों को ये इंसेंटिवाइज करें, सबसे पहले तो उन लोगों को इंसेंटिवाइज करें जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, जैसे अभी जीशान ये कह रहे हैं। और ये बड़ा चैलेंज है कि अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में लाना है, और ये इस हुकूमत की मैं समझता हूँ कि एक कामयाबी है। जैसा कि आपने अभी रिमार्क्स में कहा कि वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में आ रहा है। तो दैट इज़ अ ग्रेट प्लस पॉइंट एंड अनदर अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट। अब अगर ये इस बजट में गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन हो जाए कि ग्रोथ इंजन जो है वो इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट का इंजन भी इंडस्ट्री है, और आप उसमें डिक्लेयर कर दें कि एनी अमाउंट ऑफ मशीन एनीवन विल इंस्टॉल, हम उसको नहीं पूछेंगे कि ये पैसा तुमने करप्शन से कमाया। एनी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के अगर टाइम बार्ड कर दें कि भाई अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं, और देखिए इंडस्ट्री लगाने में टाइम लगता है, इट्स ऑलवेज 1 to 3 years। तो अगर 1 से 3 साल वो टाइम, ये चैलेंज जरूर होगा। आपने रिकमेंडेशन दी है? बिल्कुल हमने रिकमेंडेशन की है, और हमने अपनी बजट रिकमेंडेशन में भी ये रखा है कि अब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंसेंटिवाइज करें। आई थिंक बहुत वैलिड पॉइंट। जवाब साहब, व्हाट्स योर टेक? ये देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो मेरा ख्याल है कि मेनली दुनिया में वो हमेशा एक फिस्कल इंसेंटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड बेस रही है। चाइनीज़ डेवलपमेंट जो है ना वो एक मॉडल है, दे हैव नॉट डेवलप्ड इन अ डे। अब उस मॉडल में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड जो डेवलपमेंट्स है पाकिस्तान में, वो उसमें बड़ी लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। आई वाज चेयरमैन ऑफ साइट एट दैट टाइम। वही चीज़ जो 5 करोड़ रुपए में 1 एकड़ बिकती थी, आई वाज सरप्राइज टू लर्न यस्टरडे कि लोगों ने 50 करोड़ रुपए में पर एकड़ जो है मेन रोडों पे ज़मीनें खरीदी हैं। यू जस्ट एम्प्लॉय 50 करोड़ रुपीज़ जस्ट फॉर बाइंग 1 एकड़। तो बाकी आपके पास एक कैश क्वांटम कि जो है वो एक लिमिटेशंस क्रिएट होती हैं कि बाकी आपने करना क्या है। तो मोर और लेस सारी ये चीज़ें जो हैं जिस तरीके से इंडस्ट्रियल स्टेट्स इस मुल्क में हैं, यानी वो ऐसा लगता है कि जैसे आहिस्ते आहिस्ते वो रियल एस्टेट की तरफ कन्वर्ट हो रही हैं। सही है। यानी साइट अलोन जो सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल स्टेट है, अब उसमें आप जाएंगे तो मेन रोडों पे आपको इंडस्ट्री के बजाय अब दफातर, कमर्शियल बिल्डिंग्स और वेयर हाउसिंग कहीं पे पीछे नज़र आएंगे।
तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है। दूसरा जो इन्होंने बात की, ये बड़ी पुरानी चीज़ है, मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई काफ़ी अरसे से ये बात करते रहे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोटेक्शन 92 में तो बड़ा इन्होंने सिंपली कर दिया था कि बाहर से आपके पैसे आ रहे हैं, नो क्वेश्चन नथिंग, वेर एवर यू वांट टू एम्प्लॉय एंड डिप्लॉय। मगर उसके बाद ये जो एमनेस्टीज़ हैं, इस सिलसिले में ज़रूर ये बातें हुई हैं स्पेसिफिकली मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज से कि अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन, एक इंडस्ट्रियल सेटअप, और जिसको कहते हैं कि नॉट ओनली प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टैक्सेस, वहाँ पे अगर इस किस्म की स्कीम को इंट्रोड्यूस करें, फॉर एग्जांपल आई एम रियली सरप्राइज कि पाकिस्तान में अभी बात की इन्होंने रियल एस्टेट वगैरह, आप देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट एमनेस्टी लाइक इज गोइंग ऑन, उसमें एक्सटेंशंस हो रही हैं, फिक्स रेट्स का उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। बाकी अगर इंडस्ट्री फिक्स रेट और सिंगल रेट की बात करेगी तो नोबडी हियर्स। तो तकरीबन आप देखें कि जो स्ट्रक्चर्स आप कहीं पे आई वुड से कि आइदर इन्फ्लुएंस्ड बेस्ड होंगे या पॉलिटिकल माइंड का इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं मैं समझता हूँ कि इस तरीके से तरक्की हो सकती है। तो ये कंस्ट्रक्शन भी मेरा ख्याल है, लगता है कि यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी इंडस्ट्रियल प्रमोशन की रही है और एक कंस्ट्रक्शन को इस हवाले से कहा गया है, थोड़ा सा उसमें एनेक्शस भी एक्सटेंड करते हैं कि जी 39 इंडस्ट्रीज, 40 इंडस्ट्रीज। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, यस वी डोंट डिसएग्री टू दैट, मगर ओवरऑल एक जनरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट की तरक्की में मेरे अपने ख्याल में कि फिस्कल मेजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स इंक्लूडिंग, यानी समटाइम्स फॉर मी इट्स द लास्ट रिजॉर्ट टू टॉक अबाउट एमनेस्टी, आई डोंट रियली मच सपोर्ट दैट। आई गॉट योर पॉइंट। तो शायद अब जो मुझे कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही कह रहे हैं कि एमनेस्टी शुड हैव बीन इंक्लूसिव, नॉट सेक्टर स्पेसिफिक। सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि इफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर थोड़ा सा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, आई डोंट नो इफ IMF वुड अलाउ यू और नॉट, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? दो एमनेस्टीज जो लास्ट आई सन 2018 और 2019 वो जनरल एमनेस्टीज थी। अच्छा, जनरल। उसमें ये नहीं था कि एक सेक्टर डिक्लेयर कर दे या दूसरा सेक्टर डिक्लेयर कर दे, वो हर एक के लिए ठीक है। और उसमें कॉर्पोरेट कंपनीज ने भी डिक्लेरेशंस किए, इंडिविजुअल्स ने भी डिक्लेरेशंस किए, AOPs ने भी डिक्लेरेशंस किए, सेक्टर स्पेसिफिक नहीं थी। तो ये बात, So I think तो एक तो ये चीज। अच्छा, अब जो मैं इनकी बात से समझ रहा हूँ कि कुछ इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैं उसमें बताता हूँ, बताएं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट रहा पिछले कई सालों से था, अब 2 सालों से उसकी डेफिनेशन को चेंज करके यानी वो उसको अनप्लेएबल कर दिया उस सेक्शन को। लेकिन ग्रीनफील्ड इकोनॉमी या ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन का टैक्स लॉ में क्लॉज 87, 88 में मौजूद था और ये कई सालों से था, 2013 या 14 में आया था और पिछले साल तक ये था कि आप कोई भी नई इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसमें जो यही सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली बात शारिक साहब कर रहे थे वो है। लेकिन क्वेश्चन ये, जैसे इन्होंने बात की कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे पहले टैक्स में रिबेट मौजूद था कि अगर आप इतने लोगों को एम्प्लॉय करेंगे तो 2% आपको टैक्स का रिबेट मिलेगा। फिर आप मशीनरी इंपोर्ट करेंगे तो उस पर बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन करते हैं तो उस पर 10% का टैक्स रिबेट था। तो ये बातें खत्म हुई, ये पिछले साल से खत्म कर दी, 2 सालों से। इसको डेफिनेटली हमने भी रीइंस्टेट करने की बात की है। पहले ये था कि अगर आप डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को सेल करें 95% ज़्यादा तो 2% का टैक्स क्रेडिट मिल रहा था। हमने ना सिर्फ उसको रिस्टोर करने की बात की, हमने ये भी कहा है कि आप डॉक्यूमेंटेड सेक्टर से परचेज करने वाले को भी रिबेट दें ताकि डॉक्यूमेंटेशन इसी तरह से ग्रो करेगी कि परचेज और सेल दोनों अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से करते हैं तो यकीनन देयर आर मींस एंड वेज। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, नेटवर्किंग इफेक्ट होना चाहिए इसमें। डेफिनेटली देखिए ना, आप इस वक्त क्वेश्चन क्या है, हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में हमें लोगों को लेके आना है। उसकी वजह क्यों है कि जब तक टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा टैक्स रेट कम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टैक्स रेट इस वक्त इंडस्ट्री का कंसर्न क्या है, 29% इनकम टैक्स, 2% WWF, 5% WPPF, फिर इसी तरीके से कुछ और जो इंपोर्ट पे ड्यूटीज लगती है। तो ये हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो ये टैक्सेस और ड्यूटीज मिला के 40 से 50% तो टैक्सेस और ड्यूटीज हो जाते हैं। सही है। अब अगर 40 से 50% ड्यूटीज हो जाएंगे तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे कमाएगा? उसके लिए कमाने के लिए उसको प्राइस एस्केलेशन करनी है। प्राइस एस्केलेट करेगा, उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। क्योंकि आप टैक्स रेट को कम नहीं, 17% सेल्स टैक्स बाय द वे, सो 17% सेल्स टैक्स, 29% इनकम टैक्स, 2% आपका जो है WWF, 5% WPPF। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? एक तरफ आप कहते हैं कि इम्पेटस चाहिए, एक तरफ आप कहते हैं कि टैक्स रेवेन्यू ज्यादा चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है और जब्बार साहब वाउच करेंगे, सन 2013 और 14
फेडरेशन की तरफ से हमने प्रपोजल दिया था सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स का। हमने ये कहा था कि आप 5% पे सेल्स टैक्स को फिक्स कर दें विद नो इनपुट का उसका कोई उसमें ना हो, यानी जो दिया आपने टैक्स 5% या तो इंपोर्ट स्टेज पे या फर्स्ट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे, वो आपका फाइनल टैक्स हो जाए। और उसके बाद आपको अगर चेन एफबीआर का प्रॉब्लम यह था कि वो कहते थे कि चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने कहा कि जी 1.5 लाख लोगों में क्या चेन डिस्टर्ब करेंगे आप, तो हमने ये कहा था कि आप आधा % वहां भी लगा लीजिए, तो वो आपकी चेन भी जिंदा रहेगी, आपको 6.5% नेट सेल्स सिंप्लीफाइड हो जाएगा। उस वक्त 2.25% नेट सेल्स टैक्स कलेक्शन होती थी आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। तो देखिए ये नो ब्रेनर है, नो इनपुट नो रिफंड, बिजनेसेस का कैश फ्लो बढ़ जाता, बिजनेसेस को जो है, और यानी रेट कम होने से जो स्मगलिंग का सेक्टर, देखिए इस वक्त आप एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम अपनी अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में स्मगलिंग हो रही है, उसकी मेन वजह क्या है स्मगलिंग की, कि स्मगल गुड्स जो हैं आपको वो कम परसेंटेज में आपको आपके घर में डिलीवर होता है। अगर आपको सेल्स टैक्स, इंपोर्टर की बात करता हूँ कि 17% सेल्स टैक्स, 3% वैल्यू एडिशन, 20% हो गया, 5.5% इनकम टैक्स, 25.5% हो गया, 1% उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट है, 1% उसकी और कॉस्ट है, और वही चीज स्मगल होकर आपको 15 से 18% में मिलती है। तो हु वुड कम अंडर द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर? तो जब तक आप रेट्स को कम नहीं करेंगे, ड्यूटीज को कम नहीं करेंगे, और आप, मैं नहीं कहता कि आप सारे सेक्टर्स को एक साथ कर लें, आप स्टेज वाइज कर लीजिए, पहले प्लास्टिक सेक्टर को कर लीजिए, फिर सीमेंट सेक्टर। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त लिया में मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको लिए चलेंगे। रंधावा साहब हैं, खितरान साहब हैं, और हमारे दूसरे पार्टी के जो मेंबरान हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया। यहाँ लिया में बैठ के आपसे आज बात करने का मकसद जो है वो बड़ा वाजे है। वाजे ये है कि लिया को और पूरे साउथ पंजाब को हमेशा पंजाब की सियासत में बेचा गया। यहाँ पर ख्वाब दिखाए गए और फिर ख्वाब बेचे गए। बताया गया कि हम साउथ पंजाब के बड़े हमदर्द हैं, 32% आपकी आबादी है, और बजट आपको दिया जाता रहा 15%, 17%। जब बजट एलोकेट होता था तो वो 40% होता था। जब बजट एलोकेट, दोस्तों कहें फिर जरा करीब आ जाए, जब बजट एलोकेट होता था तो वो 32% होता था, वो 35% होता था, और जब खर्च होता था तो वो बजट 15% से 17% के दरमियान खत्म हो जाता था। सिर्फ 7 साल जो आखिरी थे, 5 साल एक दफा नून लीग के और 2 साल एक दफा, जो 7 साल आखिरी 7 साल थे, उनमें साउथ पंजाब का 265 अरब रुपया जो यहाँ का हक था, जो यहाँ को एलोकेट किया गया, वो यहाँ से उठा के दूसरी जगहों के ऊपर इसलिए खर्च किया गया कि वहां से मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके। मैं आपके सामने कुछ अदादो शुमार रखता हूं। सगे तो ये आपके बड़े बनते हैं, लेकिन अदादो शुमार ये हैं कि 5 साल जो पीपल्स पार्टी के थे, ये 7 आपके वजीर आजम से मुल्तान से 5 साल जो आपके यहाँ से वजीर आजम थे, 5 से थोड़ा कम वो नाअहल हो गए थे, उन्होंने लिया को 1.6 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए अपने 5 सालों में। उसके बाद एक शख्स है जिनका नाम है पंजाब स्पीड आपने देख ली उस दिन कतर एयरलाइन की फ्लाइट से वो कैसे पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे थे। गांव में एक दफा चोरियों का सिलसिला चला था और चोर लंगोटा बांध के तेल लगा के आते थे ताकि अगर आप पकड़ने की कोशिश करें तो पकड़े ना जाएं। तेल लगा होता था जिसम से पकड़े नहीं जाते थे। इन कमबख्तों ने तेल लगाए हुए हैं, ये पकड़े नहीं जा सकते, रातों रात निकलने की कोशिश करते हैं। इन्हें फिर डब्बे में बंद करना पड़ता है, क्योंकि आप इनकी कलाई, आप इनका बाजू पकड़ें तो वो स्लिप हो जाता है। तो वो रातों रात शहबाज पंजाब स्पीड निकलने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी बातें करते, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं सिर्फ इस टाइम जो स्टेटिस्टिक्स है वो आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी दावे तो अपनी जगह होते हैं। उन्होंने अपने आखिरी 5 साल, पहले 5 साल मैंने आपको बता दिया कि वजीर आजम भी थे, वजीर आला
शहबाज शरीफ थे, लिया को मिला 1.6 अरब। दूसरे टाइम में लिया को मिला 1.7 अरब। अब इनके बकौल जो आपकी हुकूमत है, इसने तो दिया ही कुछ नहीं, काम ही कुछ नहीं किया। इनसे अगर बातें सुने तो अभी इस हुकूमत को आपको पता है 3 साल पूरे नहीं हुए, तो जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनको पैसा इशू हो चुका, की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब के शहरियों को सिर्फ तरक्की के ख्वाब दिखाए हैं। ये कहना था मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का, जो इस वक्त लिया में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त लिया में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में लिया को 1.6 अरब रुपए के फंड्स दिए गए, ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, और जो दूसरे 50% हैं वो कमिट कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट में दे के बना के चला के जाएंगे, ऐलान नहीं होंगे। अब क्या इतने पसमानदा इलाके को, जिस जहां पे जक्कड़ साहब बैठे हैं, बता सकते हैं इन्होंने सियासत की है यहाँ पे, हम तो आएंगे आपसे बात करके चले जाएंगे। इस इलाके की महरूमियों को बड़े सालों से इन्होंने भुगता हुआ है। गिलानी साहब बैठे हैं, रंधावा साहब बैठे हैं, खतरान साहब बैठे हैं। ये आपको बता सकते हैं कि यहाँ की आवाम को, जब यहाँ के लोग कई और ज़िलों में जाते हैं तो उन्हें लगता है हम यूरोप में आ गए हैं। ये शायद वहाँ मजाक लगती है बात, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो पता लगता है। और लिया आम ज़िला नहीं है, लिया पर कैपिटा एजुकेशन है, वो अपने जो गिवन हालात हैं उनमें से बहुत बेहतर है। यहाँ तालीम की बहुत कदर और कीमत है, लेकिन तालीम के लिए यहाँ पर क्या दिया गया वो भी आपके सामने है। अस्पताल के लिए क्या दिया गया वो भी आपके सामने है। यहाँ पे सिर्फ खोखले वादे और दावे किए गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज प्राइम मिनिस्टर दो बड़े, मैं उन दोनों को बहुत बड़े प्रोजेक्ट कहता हूँ, और आज आपकी खुशकिस्मती है कि आपके ज़िले से वो शुरू हो रहा है। ये दुनिया की तारीख का, मैं पाकिस्तान की तारीख नहीं कह रहा, दुनिया की तारीख का। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में लिया को 1.6 अरब के फंड्स दिए गए। ये इलाका गुज़श्ता कई सालों से महरूमियों का शिकार है। मौजूदा दौर में सिर्फ ऐलान नहीं होंगे बल्कि अमली इक़दाम भी होंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल लिया में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी के 5 सालों में लिया को 1.6 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए गए, लेकिन फिर भी कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। माजी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब के शहरियों को सिर्फ तरक्की के ख्वाब दिखाए हैं। मौजूदा दौर में सिर्फ ऐलान नहीं होंगे बल्कि अमली इक़दाम होंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून के दौर में लिया को 1.7 अरब के फंड्स दिए गए और इलाका जूं का तूं है। आज लिया में बसने वाले हर शख्स को हेल्थ कार्ड जो है उसका शुरू हो जाएगा। उसमें अमीर भी होगा, गरीब भी होगा। उसमें नून लीग के जो हारे हुए जीते हुए कैंडिडेट है उनको भी हेल्थ कार्ड मिलेगा। आज जो यहां से उनका एक एमपीए साहब जीते उनको भी आज हेल्थ कार्ड मिलेगा। तो ये बगैर अमीर गरीब की तफरीक के 100% पॉपुलेशन जो आपकी डीजी खान की डिवीजन है उसको आज से हेल्थ कार्ड मिलेगा। ऐसे ही साहिवाल डिवीजन को इंशाल्लाह, और 31 दिसंबर तक पूरे पंजाब के हर शहरी को हेल्थ कार्ड मिलेगा। अभी लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। ये ऐसे ही अंदाजा है नहीं है जैसे जब इंटरनेट और कंप्यूटर आया था तो हम में से बहुत सारों को अंदाजा नहीं था कि दुनिया को कैसे बदल देगा। आज ये मेरे लिया के जो भाई जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, इनकी आवाज में वही दम है जो इस्लामाबाद में बैठे मेरे किसी भाई की आवाज में है। क्योंकि इनके हाथ में फोन है, कैमरा है, इंटरनेट है। ये अपनी आवाज वहीं पहुंचा सकते हैं जहां किसी बड़े शहर का जर्नलिस्ट पहुंचा सकता है। ये इंटरनेट ने दुनिया चेंज कर दी। इसी तरीके से इंशाअल्लाह अल्लाह के करम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त लिया में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में सिर्फ ऐलान नहीं होंगे बल्कि अमली इक़दाम होंगे। इसी ज़िम्न में आज लिया में हेल्थ कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे और ये हेल्थ कार्ड्स डीजी खान की डिवीज़न को आज बिला तफरीक जारी किए जाएंगे। इसी तरह पंजाब भर में 31 दिसंबर तक हर शहरी को हेल्थ कार्ड फराहम कर दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त लिया में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के 5 सालों में लिया को 1.6 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स दिए गए, लेकिन ये इलाका ताहाल महरूमियों का शिकार है।
पीपल्स पार्टी हुकूमत में लिया को 1.6 अरब, जबकि नून लीग की हुकूमत में इस इलाके को 1.7 अरब के फंड्स दिए गए। लेकिन इलाका जूं का तूं है। माजी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब के शहरियों को सिर्फ तरक्की के ख्वाब दिखाए हैं। और इंश्योरेंस का है जो उन्होंने खर्च करना ही करना है, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो यहां पर आके 20-20 मंजिला अस्पताल बनाएंगे, वो डॉक्टर यहां पर लेके आएंगे क्योंकि पैसा है अब आपके पास खर्च करने का। ये अभी मैं आपसे दावे से कहता हूं, मैं सियासत नहीं कर रहा, बाखुदा ये मेरे साफी दोस्त भी बैठे, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, अभी आपको इस प्रोजेक्ट की अफादियत का पता नहीं चल सकता। ये नहीं कि आपकी कम अक्ली है या आपको एहसास नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि अभी आप इसका अदराक कर सकें। ये 3, 4, 5 साल बाद डाउन दी ट्रैक जब इसने मटीरियलाइज होना है, जैसे आज एक एक शख्स के हाथ में मोबाइल है, और झक्कड़ साहब पुराने सियासतदान जानते होंगे कि एक टेलीफोन लगाने के लिए वफाकी वजीर की सिफारिश चाहिए होती थी, पूरे गांव को एक नंबर लगता था, वो किलियां फंसाने वाली एक्सचेंज लगती थी उसके बाद, याद होगा आपको। जैसे टेलीफोन ने दुनिया बदल के रख दी, इंटरनेट ने बदल के रख दी, ये आपका हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह इस मुल्क की तारीख बदल के रख देगा। ये जो आपको गिला है ना सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज नहीं हो सका ठीक, डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया, मुझे दवाइयाँ बाहर से लिख दी, मेरा एक्सरे जो है मशीन ही ख़राब थी, यहाँ पर फलानी मशीन है ही नहीं, ये सब खत्म हो जाने क्योंकि आपके कार्ड में पैसे हैं और प्राइवेट अस्पताल वो पैसे लेना चाहेगा और वो आपको सारी सहूलत देगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा इसे मटीरियलाइज होने में। इसका आगाज आज हो गया, मटीरियलाइज ये होगा। दूसरा बड़ा वाकया जो आपका है, कल साहिवाल के एक ताजर है, उनसे मेरी मुलाकात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि साहिवाल हो या लैया हो, बच्चों की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, बच्चे पैदा होने के बाद बहुत जल्दी फौत हो जाते हैं क्योंकि बेसिक हेल्थ उनको प्रोवाइड नहीं होती जैसे बड़े शहरों में होती है। ये जो आज आपका 200 बेड का हॉस्पिटल है मदर एंड चाइल्ड, ये पहले भी बन सकता था। 12 हॉस्पिटल बन रहे हैं पंजाब में, 5 हॉस्पिटल मावन खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त लिया में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज लिया में हेल्थ कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे, ये हेल्थ कार्ड्स इस मुल्क की तारीख बदलेंगे। सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत अब आवाम की तकदीर बदल देगा। तारीख में पहली बार ये हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं। डीजी खान की डिवीज़न को आज बिला तफरीक ये हेल्थ कार्ड्स जारी किए जाएंगे, जबकि 31 दिसंबर तक पंजाब के हर शहरी को ये हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिससे उनके लिए बेशबहा जो है आसानियाँ पैदा हो सकेंगी। मावन खुसूसी का मज़ीद ये कहना था कि ये इलाका गुज़श्ता कई सालों से महरूमियों का शिकार है, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अब इस इलाके की तकदीर बदलेगी और अब सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि अमली इक़दामात भी होंगे। इसी हवाले से वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आज लिया में हेल्थ कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। डीजी खान की पूरी डिवीज़न में आज बिला तफरीक ये हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे और उनका ये कहना था कि 31 दिसंबर तक ये हेल्थ कार्ड सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत आवाम की तकदीर बदल देगी और पूरे सूबे भर में और पंजाब में भी इसकी तकसीम की जाएगी। मावन खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त लिया में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। हमारा जो टैक्स का जो बेस है वो कैसे बढ़ेगा, नंबर 3 लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, नंबर 4 पाकिस्तान एज अ मार्केट उसका परसेप्शन चेंज करें। देखें, हमको इस वक्त ज़रूरत है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, इसलिए कि इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो हम नहीं कर पा रहे। एक तो ये कि आपको पता है पाकिस्तान में 5 बैंकों का कार्टेल है, वो बैंक्स जब्बार साहब को देते हैं, जीशान साहब को देते हैं, शारिक वोरा को देते हैं, जाफरी को नहीं देते। बहुत पॉइंट आपने हाईलाइट किया, एसएमईज या इवन एस्टैब्लिश्ड कंपनीज तक रसाई ही नहीं है। रसाई नहीं है, तो मैं आप डिपॉजिट ले लेंगे आपका, डिपॉजिट ले लेंगे वो भी करंट में बोलेंगे रखें। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो पैसा कहाँ से आएगा। देखें
वो जो अभी जीशान साहब कह रहे थे ना कि ये 2019 में 2018 में वो पॉलिसीज़ थी जिसमें कि इंडस्ट्री में आप एमएनएसटी ले रहे थे, वो और जो मैंने जिसकी निशानदेही की वो डिफरेंट है। मेरा ये कहना है कि इंडस्ट्री जो होती है वो वन टाइम एमएनएसटी 6 महीने 1 साल के थ्रू नहीं लगती है। जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये कहेंगे कि ब्रिंग योर मनी अनटैक्सड और आके यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं, वो कंसेप्ट एक डेवलप होगा, कंसीव करेंगे प्रोजेक्ट को, प्लान करेंगे, लाएंगे, लगाएंगे, चलेगा, नीड्स 2 to 3 years। तो मेरा मकसद ये था। फिर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो एक सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है, जिसकी मैं बार बार आपको वो रिपीट कर रहा हूँ, वो परसेप्शन का है। साहब को ले चलेंगे जहाँ शहबाज गिल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने हेल्थ के ऊपर फ्रॉड करके भाग लिया कि मेरी सेहत खराब है। अब ये नया अस्पताल बन रहा है लिया में, अब आपका इलाज इधर ही होगा। और अगर ये पसंद ना हुआ तो जो आपने बनाए हैं उनमें करवा देंगे। जहां अवाम का इलाज होगा वहीं आपका होगा, और हर तरह का इलाज अब आपकी पाकिस्तान की अवाम ही आपका करेगी, अब गोरा नहीं करेगा। अब जो इलाज है ना, ये रंधावा साहब जैसे डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं, जो आपने हमें भर्ती करके दिए, अब यही डॉक्टर करेंगे इलाज आपका। ऐसा नहीं है कि अवाम के लिए एक और काम और आपके लिए एक और काम, क्योंकि आप शाही फैमिली हैं। और आप ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब वहां महफूज नहीं है। जो एक कार फ्रॉड का केस था, उसमें एक अदालत का बैलफ आया बताने के लिए, या जो भी किसी इदारे का, और आपने बना दिया कि नवाज शरीफ पे हमला हुआ है। आप पे तो अब मक्खी भी डरते बैठती होगी। आपने कह देना ये भी इमरान खान ने कह के भेजा है। तो इसलिए आप अवाम से अब झूठ बोलना बंद कर दें। मईशत भी अल्लाह का शुक्र है बेहतर हुई है, दूर दराज इलाके तक पहुंचे हैं। हाँ, सब अच्छा है नहीं, 70 साल का बिगड़ा हुआ निजाम है, सब अच्छा नहीं हो सकता बहुत जल्दी। हाँ, क्या आपका लीडर ईमानदार है? क्या लीडर मेहनती है? क्या लीडर ज़हीन है? क्या लीडर वफादार है? क्या लीडर के अंदर गरीब का दुख और तकलीफ है? ना होती तो पनाहगाह से लेके, लंगर खाने से लेके एहसास प्रोग्राम तक क्यों करता वो? ना होती तो आपके तीन दफा लिया में आता वो? कितने वजीर आजम आए लिया में इतनी बार? कहने की बात यह है कि जो सच है वो रोजे रोशन की तरह सामने लिखा हुआ है, और जो झूठ था वो भी सब कुछ सामने था। तो इंशाल्लाह मईशत बेहतर हुई है, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, वो भले टेक्सटाइल हो, भले चावल हो। हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर उठ गया है, हमारे मजदूर को मजदूरी मिल रही है, हमारा किसान बेहतर हो रहा है। एक डूबी हुई मईशत को हमने बहाल कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। अब आम आवाम की जेब तक उसका फल जाएगा अगले सालों में। और रही बात सियासत, तो सियासत पट के जोर पे होती है, सियासत बातों से नहीं होती। इमरान खान से बड़ा सियासतदान ना इस कौम को मिला है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, ना मिलेगा। ये घोड़े का मैदान आप कहते हैं इलेक्शन लड़ना है, ये आ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन। अगर सियासी तौर पर आपको ठोके ना रख दिया तो आप बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि अवाम अंधी है? अवाम को नजर नहीं आता कि किसने फ्लैट बनाए और कौन अवाम के लिए 14-14 लाख के घर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए लिया की अवाम से मेरी गुजारिश है कि आपने एतमाद रखना है अपने लीडर के ऊपर। मुश्किल हालात थे लेकिन वो आपके साथ खड़ा है। और यहां पर मैं कल आया हूं, आखिरी बात मैं ये करता चलूं, मुझे पता चला है कल कि यहां पर हमारे सहाफ़ी बरादरी के भी थोड़े से मसाइल हैं प्रेस क्लब को लेके। उस पर मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। मैं वापस जाके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ भी डिटेल डिस्कशन करूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके एक वफ्त को वहां पर हम होस्ट करें या लाहौर में होस्ट करें और ये मामलात हम ख़त्म करवाएं, क्योंकि आप में एक ग्रुप है या दो हैं या तीन है, आप सारे हमारे भाई हैं, हम सारे एक ग्रुप हैं। क्योंकि आधे तो सहाफ़ी हम भी हैं, सारा दिन यही काम हमने करना होता है। तो आखिर पे मैं दोबारा कहूँगा, हेल्थ कार्ड, यहाँ पर जो रोड्स के कंस्ट्रक्शन के मंसूबे बन रहे हैं और यहाँ पर जो आपके कॉलेज एक बना है पिछले साल ख़वातीन का,
और जितने भी दूसरे मंसूबे हैं वो इंशाल्लाह तकमील भी करेंगे। और आपने देखा कि जो मंसूबे इन्होंने आखिरी साल लूट का माल समझ के हर चीज अनाउंस करते गए, पैसे थे नहीं करते गए, हमने एक मंसूबा भी बंद नहीं किया, तमाम मंसूबों को ऑन किया और कंप्लीट किया और अपने मंसूबे भी लेके आए। इनके काम नहीं किए कि ये परवेज अलाई ने शुरू किया तो बंद कर दो। आधे तो परवेज अलाई के मंसूबे ये बंद कर दिए थे इन्होंने, खंडर पड़े हुए हैं। कार्डियोलॉजी लिया देख ली, यहाँ परवेज अलाई अनाउंस करके गया था, इन्होंने नहीं बनने दिया क्योंकि नाम नहीं लिखा जाना, बूथा नहीं लगना। और खुद एक टॉयलेट बनाते हैं उसमें बूथा लगा देते हैं अपना, जैसे प्यो दे पैसे आंदा है। ये जो आज हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं हमारे बाप का पैसा नहीं है, ये आपके पैसे हैं, एहसान नहीं कर रहे आपको देके। ये कोई घर से पैसा नहीं लाया था हमारी हुकूमत में, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। वो नवाज शरीफ साहब आते थे, आप पे 1.5 करोड़ कुर्बान है, आप पे 1.5 अरब कुर्बान है। भाई घर से लाए हो कुर्बान है, अवाम के पैसे का प्रोजेक्ट है। तो इसलिए ये इंशाल्लाह ताला आपको ऑल बीएचयू जो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो गांव की सतह पर आपके सेहत के मराकज हैं, आपको पता है लिया में कई जगहों पर बिजली के मसाइल हो जाते हैं, उन सब की सोलराइजेशन कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड आ रहा है, 200 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है। और एक आखिरी बात उसके साथ मैं खत्म करूंगा कि एक प्रोजेक्ट जिसके लिए 5 अरब रुपया रखा गया, ये जो ब्रिज के अतराफ की सड़कें बननी थी और दूसरी चीजें, 5 अरब रुपया रखा गया। ये नून और पीपल्स पार्टी होती तो 5 अरब में फिर एक्सटेंशन करके और रखे जाने थे। उसमें से 1.25 से 1.5 अरब रुपया बचाया गया क्योंकि आपकी हुकूमत शफाफ है, शफाफियत के साथ ठेका दिया गया। वरना आप मेरे से ज्यादा हुकूमतें आपने देखी हुई हैं, ज्यादा कवरेज की हुई है आपने। आपको पता है जो पैसा रखा जाता है उसकी फिर रैशनलाइजेशन की जाती है, एक लफ्ज है ये, सानू फिर रैशनलाइजेशन तो लुटिया जाता है। और रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, 100 दी चीज और 150 दी हो गई है। क्यों जी, साफियों ने ज्यादा चाय के कप पी लिए लिया में, ये 150 अरब का हो गया है। या साफी वगैरह बेचारे ने जो वो 1000, 2000, 3000 का सूट सिलाता वो ज्यादा सिल गए लिये में। यही तबका है ना यहाँ पर। यहाँ पे कौन सी कोई इंडस्ट्री है जो यहाँ पे रैशनलाइजेशन आपने करनी है कि कोई उससे पुल चेंज हो गए, कोई सड़कें चेंज हो गई हैं माल खाने के लिए। तो यहाँ उल्टी रैशनलाइजेशन हो रही है। इमरान खान पैसा बचा के दे रहा है। आप सबका शुक्रिया। आपके सवाल लेता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल लिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, मुल्क की बरामदात में इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत ने डूबती हुई मईशत को सहारा दे दिया है। पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के बाद इमरान खान जैसा लीडर न मिला न मिलेगा। ये थी ताज़ा तरीन। सारे चेम्बर्स इन्वॉल्व थे, मैं भी था वहाँ, उन्होंने मुझे भी बुलाया। वहाँ यही कंसेंसस डेवलप हुआ कि पिछला बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आया, उससे पहले भी आया। नेट रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान में बाहर से आके लोगों ने इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं की। सही। बाहर से आके लोगों ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर में की। क्यों की? इसलिए कि वहाँ गारंटेड प्रॉफिट थे, एंटरप्रेन्योरियल रिस्क नहीं था, वहाँ कोई रिस्क नहीं था, सॉवरेन गारंटी थी। तो वो प्रोजेक्ट्स जहां आप पैसा लुटा रहे थे, क्या ऐसी पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं की जा सकती? की जा सकती है। दिस इज हाउ इनोवेटिव यू आर। यू सी, पॉलिसी मेकर जो है हमारा वो फंस के रह गया है, इसलिए कि ज़्यादा तो वक्त उसका टैक्स बार एसोसिएशन के साथ गुजर जाता है कि जी इसको 17 को 19 कर दें, इसको ऐसा कर दें, इसको अमोर्टाइजेशन। जो फोकस होना चाहिए पाकिस्तान को की इकोनॉमी जो है ना, अनफॉर्चुनेटली आप देखें वो लोग चला रहे हैं जो इकोनॉमिस्ट नहीं है। तो वी नीड सम इकोनॉमिस्ट, पैनल ऑफ इकोनॉमिस्ट। टीम तो बहुत स्ट्रांग है, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते आप, दैट माइट बी योर ओपिनियन, बट टीम इज स्ट्रांग राइट नाउ। नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मुझे बताएं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि थोड़ा ऐसा नहीं, ये तो अब आप देखें ना, ये पिछले 2-3 साल में चेंज आया। तो हम 2-3 साल के हिस्टोरिकली 2-3 साल की बुनियाद पर आप पूरी लॉन्ग टर्म का को डिस्कशन नहीं कर सकते। दैट इज माय पॉइंट। व्हाट्स योर टेक?
देखिए नहीं, बात असल ये है कि मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में हैं, लेट मी सी, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होता है और ख़ास करके इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर इवन मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर के पास भी टाइम कम होता है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी कम होता है, और हर जगह एक सिग्नल हमें सिग्नल दिया जाता है कि भाई जल्दी करें, अभी फिनिश हो रहा है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा लेट मी कम बैक। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि बड़ी यहाँ पे एक बुनियादी जो है इस्लाहात की ज़रूरत है। उस इस्लाहात के रास्ते में रेजिस्टेंस बहुत है। ठीक है, इस्लाहात क्या होनी चाहिए? जैसे अभी ज़ीशान बता रहे थे कि आई पर्सनली फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव इन दिस मिथ कि पाकिस्तान में कोई एक लार्ज नंबर ऑफ नॉन टैक्स पेयर्स हैं। सही है, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल आर पेइंग टैक्सेस। सही, अब डायरेक्ट सिर्फ मिथ क्या है? इस मिथ में मैं लोगों को कहता हूँ डिमार्केट करें कि टैक्स पेयर और टैक्स फाइलर के बीच में डिमार्केशन है। फॉर एग्जांपल, सारी इंडस्ट्रीज जो डिस्कोस के ऊपर यानी इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, दे आर अबाउट 371,000 टिल डे बिफोर यस्टरडे। सही, अब 48,000 लोग जो है वो सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं इस मुल्क में। 3,71,000 इंडस्ट्री वहाँ पड़ी हुई है और 3.375 कमर्शियल कनेक्शंस पड़े हुए हैं। सही है, आप देखें अब इनके ऊपर क्या हो रहा है। 3.375 मिलियन, यस यस, और ये सब पड़े हुए हैं और ये क्या हो रहा है कि इनके ऊपर सेल्स टैक्स भी है। आप जिनको क्या कहते हैं, 4.5 मिलियन, जिसको आप क्या कहते हैं, जिनको कि ये नॉन टैक्स पेयर हैं, एवेसर हैं, एवेडर हैं, थीव्स हैं, ये वो थीव्स हैं जो बेचारे नॉन एडजस्टमेंट में अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज आई टेल यू इज स्टिल नॉट प्रॉफिटिंग एज अगेंस्ट द पीपल हु फाइल रिटर्न्स इंक्लूडिंग सीकिंग बैक रिफंड्स ऑन यूजिंग द मोबाइल कनेक्शंस। सही, ये वो लोग हैं। 100 मिलियन पीपल इन दिस कंट्री आर पेइंग 12.5% टैक्स ऑन यूज ऑफ द मोबाइल। सही है, ब्रॉडबैंड तो वहाँ जाएंगे 19%, इनको कोई रिफंड नहीं मिलता। सही है, यू सी 100 मिलियन का बैंक आपके पास यहाँ है, जो इन्होंने आपको एक फिगर बताई वो वहाँ है, 3,70,000 वहाँ है। सही, 43,500 का इनकम टैक्स किसी का है, उस थ्रेशोल्ड तक है, वो भी नॉन एडजस्टेबल है। सही है, टैक्सेस ये भी दे रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट की विल आखिर क्यों अभी तक हमें नजर नहीं आ रही है कि इनको इसको tap in करें। करें। हम कल गए फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, जी। हमने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि जब भी हम बात करते हैं लोअर रेट्स की, इन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया, सिंगल स्टेज की, सिंगल डिजिट की, तो आप लोग कहते हैं कि हमारे रेवेन्यू जो कम होंगे उसको कंपनसेट कैसे किया जाए। हम ये कहते हैं कि आपके पास ये सारा बैंक जो है ये अवेलेबल है, इनको आप कंपल्सरीली रजिस्टर करें। अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये कहता हूँ कि 3,71,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस अगर आप रजिस्टर करते हैं, मैं के इलेक्ट्रिक की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 डिस्कोस। चले हम कहते हैं कि भाई इसमें से 50,000 बंद हो चुके हैं, सही, डायमंड हो चुके हैं, 50,000 जो है वो किसी तरह थ्रेशोल्ड में नहीं आते हैं, कॉटेज हैं। स्टिल यू हैव अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, वहाँ पे कमर्शियल कनेक्शंस में यू हैव अ नंबर। तो ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट कि इनको आप कंपल्सरी रजिस्टर करें और एक स्टेप लें रेवोल्यूशनरी कि आप जो है वो टैक्स रेट्स को लो करें। हमें आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा हमारे साथ मीटिंग में कि जी मैं 17% को 5 पे तो नहीं ला सकता, वी वर डिमांडिंग 5। अच्छा 5, और मेरी अपनी अभी चूंकि टाइम नहीं, अदरवाइज आई कैन शो यू माय रिसर्च कि विद 5% ऑन द जीडीपी व्हिच इज गोइंग टू बी 54 ट्रिलियन, उसमें गुंजाइश है कि आप इससे ज्यादा टैक्सेस वसूल कर सकते हैं। इवन यू कैन क्रॉस 5.8 जो इस वक्त आईएमएफ के साथ हो रहा है। अब मुझे ये बताएं कि इन लोगों को जब आप लाएंगे, ठीक है, तो when the broadening of tax, broadening of tax net जो है ना will generate for you the money, जिसमें ये भी प्रोपोनेंट थे हमारे साथ, जिशान साहब इन्होंने काम किया हमारे साथ। वी एग्री टू दैट बिकॉज एक बड़ा नंबर इन्होंने बताया है कि जो बहुत आसानी से सिस्टम में भी है, मौजूद भी है, ट्रेसेबल भी है। ऑल वी हैव टू डू इज टू ब्रिंग दैम इनटू द टैक्स नेट एंड ओवरऑल बिकॉज फिस्कल साइड, डोंट फॉरगेट फिस्कल साइड इज अ वेरी की इशू कि अगर फिस्कल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी डेट सर्विसिंग मुश्किल में पड़ जाएगी नेक्स्ट ईयर। उनको आप टैक्स फाइलर बनाएं, वेरी केयरफुल कि टैक्सेशन रेवेन्यूज इंक्रीज हो ताकि फिस्कल साइड स्ट्रांग हो। टैक्स पेयर से आप उनको टैक्स फाइलर बनाएं। मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर इसको टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना है तो आपको बड़ी सिंपल सी स्टडी करनी चाहिए। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आपके पास, एक आपके पास सर्विस सेक्टर है, एक आपके पास रिटेल सेक्टर है। अब आप इन तीनों को कंपेयर कर लीजिए कि इसमें कितने लोग हैं और कितने लोग ऐसे हैं कि जो टैक्स नेट में और कितने नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस वेरी गुड वे टू स्टार्ट। सही, नोटिसेस एक ज़माने में पिछले साल कोई लाखों की तादाद में नोटिस इशू हुए, किसी ने कंप्लायंस नहीं किया, एफबीआर ने भी कुछ नहीं किया, तो वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो गई। चूंकि उस वक्त ये कहा गया कि भाई नोटिस इशू कर दो, नोटिस जो एड्रेसेस जो डेटा अवेलेबल था। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी एक कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं होती।
अच्छा, अब आ जाइए आप ट्रेडर्स के ऊपर। तो एफबीआर ने आज से कई साल पहले, मैं 2013-14 की बात इसलिए करूंगा क्योंकि ये मैं उसमें खुद लीड कर रहा था उन चीज़ों को। देन फाइनेंस मिनिस्टर टोल्ड द फेडरेशन रिप्रेजेंटेटिव्स के इनके पास 30 लाख लोगों का, रिटेलर्स का 100% एड्रेस मौजूद है। ठीक है। और उस वक्त रिटेलर्स से आपको टैक्स 1 बिलियन रुपए आता था सिर्फ। हमने उनको कहा था कि आप रिटेलर्स के लिए एक फिक्स टैक्स की स्कीम लेके आइए, क्योंकि ना रिटेलर आपका ऑडिट में आना चाहता है ना सेल्स टैक्स में आना चाहता है। आप उनको एक फिक्स टैक्स की स्कीम दे दीजिए कि महीने का आपका जो है वो समझे 2500 रुपये टैक्स है, और ये साल का जो भी 30,000 रुपये बनता है हर साल इसको आप 5 साल तक इंक्रीज करें 25% से। नो ऑडिट्स विल बी डन, नो रजिस्ट्रेशंस वुड बी रिक्वायर्ड, ओनली 1 पेजर रिटर्न, और सिस्टम में भी और आप सिस्टम में आ जाएं। और उसके बाद 5वें साल पे या तो आप प्रॉपर रिटर्न फाइल कीजिए, या आपको अगर फिर इसी सिस्टम में रहना है तो आप 30% इंक्रीज करें। तो क्या होगा कि आपका टैक्स पहले साल went down the drain. Okay. So because the will was not there, because the voters. And you are have you proposed this suggestion to the current government as well? Yes, we did. Yes, we did, and yes, we have done that. अच्छा, प्रॉब्लम क्या आती है? देखें, अगर आप 30,000 रुपए एक रिटेलर से लें, यानी एवरेज हमने उनको एक मेथड बना के दिया था कि जिससे आपको 3,500 रुपए एवरेज पर रिटेलर टैक्स आएगा। तो पहले साल में 72 बिलियन टैक्स आना था आपको। सही है। और फिर आप मैथ कर लीजिए कि 25% ग्रोथ आएगा, यानी 1 बिलियन वर्सेस 72 बिलियन। ठीक है, ठीक है। आप वेयर डू यू स्टैंड? आई मीन देखिए नो ब्रेनर है। प्रॉब्लम क्या है कि रिटेलर स्ट्राइक करते हैं और फिर आप उनके आगे नील डाउन करते हैं और आप उनको छोड़ देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हम मुल्क के लिए कब सोचेंगे? ठीक है। शारिक साहब ने बहुत सारी अच्छी बातें की और मैं उनसे बहुत सारी बातों में एग्री करता हूँ। हो सकता है मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो, लेकिन हम जब बात करते हैं ना नेशनल कॉज की, नेशनल कंसेंसस, और नेशनल कॉज क्या है कि पाकिस्तान को बगैर रेवेन्यू इंक्रीज किए हुए सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। सही है, बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि टॉप लाइन तो बढ़ाएं, नीचे से लीकेज तो रोकें। टैक्स रेवेन्यू से इंक्रीज होगा ना। टैक्स रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा? जब टैक्स बेस बढ़ेगा। टैक्स बेस कैसे बढ़ेगा? जब टैक्स रेट कम करेंगे। क्यों पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात देने वाले लोगों में शामिल होता है? मुल्क सबसे ज्यादा ज़कात आपके यहाँ दी जाती है। एक तरह की वॉलंटरी टैक्सेशन, वॉलंटरी है ना। वो क्यों लोग करते हैं? क्योंकि लोग खुद से कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपके सिस्टम पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जी